नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये मान चुकी है कि चुनाव हारने जा रहे हैं? ये जो क्या मैं लगा रहा हूँ, लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, उसको डिकोड करने की कोशिश हम इस स्टोरी में करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय, चुनाव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी क्यों पहुंचते हैं? और जिस दिन पश्चिम बंगाल की जनता वोटिंग कर रही होगी, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में क्या कर रहे होंगे? और पूरा जुटान हो गया शक्ति, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का जुटान बाबा की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, काशी की नगरी में हो गया है। क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े बदलाव की गाथा लिखी जाने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री जब वाराणसी जाए तो कुछ लोगों का वहां जाना ठीक रहता है, मौजूद रहना ठीक रहता है, लेकिन उससे पहले दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को कहा जाए कि आप भी वाराणसी जाइए, इसका मतलब साफ है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और उससे रास्ता निकलेगा मोदी और योगी में से किसी एक की विदाई का, प्रमोशन का और झोला उठाने का। कौन जाएगा गोरखपुर और कौन जाएगा गुजरात? ये बड़ी स्टोरी डिकोड करेंगे अपनी इस स्टोरी में। दर्शकों को बताएंगे कि आज वाराणसी में अभी क्या चल रहा है और अगले 24 घंटे बाद क्या होने वाला है वाराणसी में। जी सर। अब देखना होगा, क्योंकि पहली बार ये देखने में आया कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगवानी बनारस के हवाई अड्डे पर की। इस दौरान उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य भी थे, उनके साथ पंकज चौधरी भी थे। तो क्या पहला चक्कर था इसलिए था? हालांकि वो मथुरा आ चुके हैं, यूपी में कई जगह जा चुके हैं। तो आखिर ये सब खेल क्या चल रहा है? यहां तो कभी कभी राष्ट्रपति आते हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री अगवानी करने नहीं जाते हैं, लेकिन नितिन नवीन की अगवानी उसी बनारस में करते हैं जहां मोदी जी भी पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद ये क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगा। ये पूरा प्रकरण सियासत में ये समझ के देखा जा रहा है कि सियासत किस कदर वोटरों को लेकर बटी बटी सी नजर आ रही है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है। अब 2027 के जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। उनमें होंगे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, उत्तराखंड, पंजाब, मिजोरम, एक और राज्य है। इन 5 राज्यों में चुनाव होगा और इन 5 राज्यों में चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर बंगाल खत्म नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में आज पहुंच गए। ये आपको कहानी याद होगी, जिस दिन बिहार में चुनाव खत्म हो रहे थे उस दिन बिहार के सभी लोग विनोद तावड़े समेत अमित शाह बंगाल पहुंच गए थे, याद है, नवंबर के महीने में। इस बार फिर वैसी परिणति है, यानी बीजेपी 24 आवर 24 घंटे चुनावी परिचर्चा में व्यस्त रहती है। इसलिए उसे ना तो विकास की चिंता रहती है, ना नुकसान की चिंता रहती है, ना उसे रोजगार की चिंता रहती है। उसे मालूम है हमें नीचे क्या बताना है। ठीक वैसे ही जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में उसे पता थी कि हम बीफ खाएंगे, गोवा में बीफ खाएंगे, बंगाल आते आते मछली खाने लगते हैं और बीजेपी के धुरंधर मछली खाते हैं, मछली खाने की तस्वीरें सार्वजनिक करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश आते आते वो मछली, वो बीफ सब पच जाएगा और फिर यहां पक्के सनातनी हो जाएंगे, प्रभु श्री राम का नाम लेंगे, उन्हीं के मंदिर निर्माण के नाम पर यूपी के लोगों को ठगा जाएगा, नहीं दिया जाएगा रोजगार, नहीं दिया जाएगा स्वास्थ्य संबंधी कोई लाभ, नहीं दिया जाएगा एजुकेशन का कोई हक, और बड़ी प्रसन्नता से हम फिर बीजेपी को चुनते नजर आएंगे। क्योंकि जगह जगह जाकर आरएसएस के प्रचारक थैला लटकाएंगे और मोदी योगी की छवि की दुहाई देंगे, अब्दुल को टाइट करने की दुहाई देंगे, फला
अपराध रोकने की दुआई देंगे, लेकिन नहीं बताएंगे कि हम आपके लिए अपने थैले में कुछ लाए हैं कि नहीं। अखिलेश के सभी कारनामे उल्टे बताने का प्रयास करेंगे। बसपा का कोई लेना देना होगा नहीं इस बार भी लग रहा है चुनाव में, जिस तरीके से मायावती अभी भी कुछ नहीं कर रही है। तो यूपी से अब चुनावी गाथा की रणनीति तैयार होगी, चुनावी समीकरण जोड़े जाएंगे, जातीय समीकरण जोड़े जाएंगे, और उम्मीद है कि बंगाल चुनाव के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश का एक बार मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। जातीय संतुलन जोड़ा जाएगा, क्षेत्रीय संतुलन जोड़ा जाएगा, ये सब संतुलन जोड़ जाड़ के फिर एक चुनाव की परिकल्पना तैयार की जाएगा, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। उस रोड मैप के पेपर पकड़ा के बूथ प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख तक, ऊपर से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक, राज्य के मंत्रियों से लेकर राज्य के निगम अध्यक्ष तक, सबको ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा और कहा जाएगा प्रदेश में बदल दीजिए भूगोल, बदल दीजिए इतिहास, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बना के लाइए। तो फिर विकास की गाथा कब होगी, विकास की चर्चा कब होगी, ये विचार करने की जरूरत है। संतोष जी, इस बैठक को लेकर या इस जुटान को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए सर जी, एक बात आपने बिल्कुल सही कहा कि भैया एक चुनाव खत्म होने से पहले दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन दरअसल मैं इसको यूं कहता हूं कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी साबित करती हुई दिख रही है कि कैसे वो नियमों के बीच में जो लूप होल है उसका इस्तेमाल करती है, किस तरह से वो चुनावी नियमों, परंपराओं और नैतिकता को ताक पर रखती है। और इसमें बड़ी भूमिका देश के मुख्य चुनाव आयुक्त निभाते हैं, और इसमें बड़ी भूमिका हमारे देश का टीवी चैनल जो है, जो न्यूज चैनल है, वो निभाता है, तमाम प्लेटफॉर्म निभाते हैं, और चुनावी नियमों की धज्जियां, लूप होल किस तरह से ढूंढा जाता है। अब कायदे से कल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। अब विधानसभा चुनाव के दौरान आप चुनाव प्रचार कर नहीं सकते, आपको चुनाव प्रचार करना भी नहीं चाहिए, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वहां पश्चिम बंगाल में मतदाता वोट डाल रहे होंगे, और यहाँ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो निकाल रहे होंगे, 12 किलोमीटर लंबा रोड शो। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और बंगाल का संबंध शिव जी, बनारस में बंगाली मूल के लोगों की एक बड़ी तादाद, ऐतिहासिक शहर है। वाराणसी को आप मिनी इंडिया भी कह सकते हैं, जहां बंगाल के लोग भी है, जहां दक्षिण भारत के लोग भी है, जहां बिहार जैसे राज्यों के लोग भी है। और उस वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, और पश्चिम बंगाल की जनता वोट करते हुए नजर आएगी। ये अपने आप ही, और तमाम टीवी चैनल इसको लाइव दिखाते हुए नजर आएंगे। पूरा का पूरा रोड शो भारतीय जनता पार्टी इंश्योर करेगी कि वो लाइव देखते हुए नजर आए, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल के हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश। ये तो हुआ चुनावी नियमों की, चुनावी परंपराओं की, चुनावी नैतिकता की धज्जियां उड़ाना। कायदे से ज्ञानेश कुमार को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन लेंगे क्या। लेकिन अब मैं दूसरी खबर पर आ जाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाए तो भैया परंपरा के मुताबिक ठीक है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन परंपरा के मुताबिक राज्यपाल मौजूद थी आनंदीबेन पटेल, जो कि प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं। परंपरा के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री, क्योंकि चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है, तो वो भी मौजूद रहते थे। कई सारे अधिकारी, पदाधिकारी। लेकिन शायद ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहा जाए कि आप बंगाल का कार्यक्रम खत्म करके दिल्ली से सीधे वाराणसी पहुंच जाइए। ये पहली बार हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पहले ही भेज दिया गया। देखिए, प्रोटोकॉल तो ठीक है, प्रोटोकॉल है। और जब प्रधानमंत्री जो है भाजपा के कार्यालय जाए, तो चूंकि भाजपा के कार्यालय के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो वो उनको स्वागत करे गुलदस्ता देकर, चाहे रैली कार्यक्रम में जाए, या भाषण देने जाए, या जश्न मनाने जाए, या संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने जाए, या चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने जाए। लेकिन मुखिया जो होता है वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ ये पहली नई परंपरा शुरू हो गई है कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहुंचना पड़ेगा उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन ये क्या मामला उतना सिंपल है? क्या ये मामला उतना आसान है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हारने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का नतीजा बहुत कुछ बदल देगा। ये तय करेगा
कि नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, और ये भी तय करेगा अगर बुरी हार हुई तो नरेंद्र मोदी के बाद कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री। और कुछ दिन पहले नितिन नवीन ने बाकायदा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था, योगी आदित्यनाथ का रास्ता रोकते हुए, कि दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार है। सुनने में आया कि उसके बाद बीजेपी में बड़ा घमासान मचा, अमित शाह बहुत नाराज थे और उसकी सजा ये दे दी गई कि जो रायता आपने फैलाया है उस रायते को आप ही समेटिए। तो वाराणसी की धरती पे आज की तारीख में बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक नेताओं का समूह बैठा हुआ है। और इन नेताओं के समूह में कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अगले 25 साल तक प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं, 2047 तक वो हटना ही नहीं चाहते, वो देश को विकसित भारत बनाने के बाद जाना चाहते हैं। उनका बस चलता तो संविधान में संशोधन करवा लेते, वो हो नहीं पा रहा। दूसरे है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको प्रधानमंत्री बनना है और वो लगातार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस वजह से यूपी में बदलाव को टाल रहे हैं। न मंत्रिमंडल का फेरबदल हो पा रहा है, न संगठन का पुनर्गठन हो पा रहा है, और अमित शाह बुरी तरह से नाराज है। उसके बाद कौन है? उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों की नजरें जो हैं वो आला कमान की कृपा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगी हुई है। लेकिन योगी जाएंगे तभी तो कुर्सी मिलेगी। अब योगी लखनऊ से चाहे दिल्ली आ जाए या योगी लखनऊ से गोरखपुर चले जाए तभी कुर्सी मिलेगी, और किसको मिलेगी। और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक नया नवेला अध्यक्ष है, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दे दिया। अब उस इंटरव्यू में उनसे कहलवाया गया या उन्होंने जानबूझकर बोला या उनसे गलती हो गई, क्या दिल्ली वाला संदेशा उनके दिमाग में चल रहा था या नागपुर वाला संदेशा उनके दिमाग में चल रहा था? क्या वो योगी का रास्ता रोकना चाह रहे थे या जानबूझकर इस विवाद को हवा देना चाह रहे थे ताकि योगी को पलटवार करने का मौका मिले? क्या वो दो ताकतवर नेताओं के बीच की लड़ाई में मजा लेना चाहते थे, चुटकी लेना चाहते थे, क्या लेना चाहते थे? ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उनको भी बुला लिया गया है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार का वाराणसी का दौरा फैसला करने वाला दौरा है। कौन रहेगा, कब तक रहेगा, कैसे रहेगा। और एक बात मैं और याद दिला, 14 का मार्जिन, 19 का मार्जिन और 24 का मार्जिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदर से डर लग रहा है कि अगर वो 29 तक रहे तो 29 में क्या वो वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव वो जीतेंगे इस बात की संभावना, 24 का लोकसभा चुनाव का एक ट्रेलर था, इसलिए उन्होंने पहले सीआर पाटिल को दिया, अब नितिन नवीन को वहां भेज दिया। ये तमाम चीजें बताती है कि प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर आश्वस्त नहीं है, और ये चीज ये बता रही है कि वो इंश्योर हो जाना चाहते हैं। अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाइए, आप पूजा अर्चना करिए, योगी आदित्यनाथ जाते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। आज जब गए नितिन नवीन पहुंचे तो नितिन नवीन को भी लेके चले गए योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करने के लिए। अब नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आपने कहा, एयरपोर्ट पे आए, ये अपने आप में खैर पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यही पार्टी का प्रोटोकॉल तो ये होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत प्रधानमंत्री को करना चाहिए। प्रधानमंत्री का स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष करे तो फिर संगठन सरकार से बड़ा कहां होता है? बीजेपी का तो ये मानना है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ये 2 दिनों का जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के नजरिए से। संतोष जी, नजरिया कोई कुछ अपनाए, लेकिन सबसे बड़ा नजरिया है कि मानवीय संवेदना सबकी खत्म हो गई। बंगाल के चुनाव में जो हम और आप देख रहे हैं वो राजनीति की सबसे घटिया बिसात बिछी हुई है, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर मोदी हो। यही 3 नाम प्रायोरिटी पर हैं तो ओवैसी भी वहां, लेकिन इन 3 नामों ने जो भाषा शैली की पोजीशन बनाई है, स्तर गिराया है, उस स्तर को अब संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमित शाह को पता है कि बंगाल में गुंडे हैं, अमित शाह को ये नहीं पता है कि बिहार में भी गुंडे हैं, अमित शाह को ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में भी गुंडे हैं, अमित शाह को ये पता है कि गुंडे के दम पर मायावती वो ममता जी जीतती हैं, तो फिर गृह मंत्री रहते हुए अब तक वो गुंडे पकड़े क्यों नहीं गए? और आज भी चुनाव आयोग के अंडर में है प्रदेश, ममता के अंडर में तो है नहीं प्रदेश, तो अब तक चुनाव आयोग क्यों खामोश है? वो चिन्हित गुंडे पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? 4 मई के बाद क्यों ठीक करोगे? ये सवाल बड़ा गंभीर है। जब आपको पता है कि गुंडे हैं और आपको पता है कौन से गुंडे गड़बड़ी कर रहे हैं, फिर वो 4 मई तक का किसका इंतजार है? कौन सा ऐसा है जिसका 4 मई का आप इंतजार कर रहे हो? यूपी के एक आईपीएस अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उससे उत्तर प्रदेश की सरकार की साख नहीं गिर रही है? क्या उनके कुछ पुराने वीडियोज हैं जिनको लेकर उनकी जांच भी हो चुकी है, उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है? ऐसे वीडियो की आज बाढ़ आ गई है। तो ये जो सब हो रहा है वो राजनीतिक
धमा चौकड़ी मची हुई है। इस धमा चौकड़ी में कौन चित कौन पट होगा, ये भी सवाल बना हुआ है। तो संतोष जी, मैं तो आपसे ये समझने का प्रयास करूंगा कि ये बंगाल का जुटान कल इसलिए तो नहीं है, कल दिन भर प्रधानमंत्री जी पूजा करें भगवान शिव की, दिन भर प्रधानमंत्री जी टीवी पर रहे, कल वोट पड़ेंगे। अब तक का ये इतिहास रहा है कि किसी राज्य में चुनाव हो और प्रधानमंत्री जी बगल के राज्य में टीवी पर ना आए, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। और चुनाव आयोग देखता रहे और प्रधानमंत्री जी वहां से बीजेपी की कारगुजारियां गिनाते रहे। तो क्या सब इसी को लेकर जुटान हो रहा है? कल सब बारी बारी अटल बिहारी। देखिए, हमने देखा है कि किसी राज्य में 2 चरण 3 चरण में चुनाव हो, अभी तो बंगाल में देखा आपने, तो वोटिंग पड़ती रहती है, दूसरी जगह वो चुनाव प्रचार करते रहते हैं। और अगर चुनाव प्रचार का समय ना हो, जैसे पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव प्रचार का समय रहा नहीं क्योंकि कोई चुनाव इसके बाद बचेगा नहीं, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंच गए और इस बात को इंश्योर करते हैं कि देश के तमाम टीवी चैनल उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाएं। और दूसरी बात, एक बात मैं आप जरूर कहना चाहूंगा, ओवैसी वाला फैक्टर। शिव जी, ओवैसी वाला फैक्टर अपने आप में बहुत कुछ कहता है और इस देश के मुसलमानों से भी एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा। राजनीति धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। ओवैसी मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे, निश्चित तौर पर उठा रहे हैं। कई बार ओवैसी साहब से चर्चा भी हुई, हम लोग भी उनको कहते रहे कि आपको सबकी पार्टी बननी चाहिए। ध्यान रखिए कि सिर्फ एक धर्म के आधार पर बनने वाली पार्टी भारत में गहराते भविष्य का एक बड़ा संकट पैदा कर देगी। इसलिए ओवैसी साहब के लिए भी वक्त आ गया है कि अपनी पार्टी का फलक वो बढ़ाए, उसमें हिंदुओं को भी जगह दे। गाजियाबाद में मैं जानता हूँ कि कई सारे हिंदुओं को उन्होंने संगठन में, यूपी के संगठन में जगह दे रखी है, लेकिन उनको प्रमुखता से आगे लेकर आना होगा। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, अगर आपको वाकई अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो उसमें मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए। लोकतंत्र का तकाजा तो यही है। लेकिन जब आप पर सवाल उठते हैं कि हुमायूं कबीर का सवाल उठा, आपने गठबंधन तोड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने पार्टी के दायरे को बढ़ाना होगा। दूसरी बात, अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार क्यों गई? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हारने के कारण क्या है? पश्चिम बंगाल, चूंकि भाजपा बाकी राज्यों में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम की गोलबंदी करती है, पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने महिला लाभार्थी मतदाताओं की एक बड़ी तादाद पैदा की है। तृणमूल कांग्रेस में ज्यादातर जो नेता, सांसद, विधायक वो लड़ने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस में आप हमेशा देखेंगे शिव जी कि बीजेपी और टीएमसी का एक वो देखिए, बीजेपी में जो कभी नेता छोड़ के जाता है पार्टी तोड़ नहीं पाता है। एक दो इक्के दुक्के छोड़ के गए, हमने देखा, चाहे आप कल्याण सिंह की बात कर ले, चाहे आप उमा भारती की बात कर ले, एक लंबी फहरिस्त है। तृणमूल कांग्रेस में भी नेता इक्के दुक्के छोड़ के गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी चले गए, अब जैसे दिनेश त्रिवेदी, अब तो उनको वो बना दिया है, हाई कमिश्नर बना दिया है बांग्लादेश में। और जैसे मुकुल राय बीच में छोड़ के गए थे, या कुछ और सांसद छोड़ के गए आए, ये आया राम गया राम की राजनीति चलती रहती है। बीजेपी अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को तोड़ नहीं पाई। ये ममता बनर्जी की यूएसपी है, ममता बनर्जी की कामयाबी। और चूंकि अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से उनके साथ था और हिंदू महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ खड़ा था, चूंकि काली पूजा वो करती हैं, धार्मिक रूप से बहुत काली मैया की भक्त मानी जाती हैं, इन तमाम चीजों को लेकर उनके साथ था। बीजेपी ने इस बार दो तरफा कोशिश की, हिंदू मतदाताओं को लुभाने की, मतलब पूरा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, जिसमें वो फेल होती चली गई। और दूसरा, हुमायूं कबीर का तो स्टिंग ऑपरेशन आ गया है, मुस्लिम मतदाताओं के वोट कैसे बांटे जाए, जिसमें हुमायूं कबीर का, ओवैसी साहब की एक अलग भूमिका है। अब उनको बीजेपी की बी टीम मानिए या मत मानिए, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मुसलमान वोट जो ओवैसी की पार्टी को मिलेगा वो तृणमूल कांग्रेस से कट कर मिलेगा। लेकिन इस बार भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वो दोनों चीजें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। अगर हो पाती तो प्रधानमंत्री को कल वाराणसी में रोड शो करने की जरूरत न पड़ती, और अगर हो पाती तो अमित शाह को गंगा सागर जाकर, आपको याद होगा शिव जी, हमने 3-4 दिन पहले चर्चा की थी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो वहां जाके पूजा ना करनी पड़ती। क्योंकि मैं दर्शकों से पूछूंगा, खासतौर से जो भक्त टूटेंगे, कितने राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव प्रचार के घमासान के दौरान आपने अमित शाह को पूजा अर्चना करते हुए देखा? नहीं याद आ रहा होगा। अमित शाह एक दूसरे तरह के नेता हैं, पारिवारिक नेता है, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक मान्यताओं में भरोसा करते हैं, अपने घर में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक बड़ा अच्छा माहौल बनाकर रखा है, विजनरी नेता है, रणनीति बड़ी अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच में एक डिस्टेंस जो है वो बनाकर रखते हैं। और ऐसे में जब वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं
और उनके साथ खड़े नजर आते हैं, उनके भरोसेमंद, जिनके कंधे पर, जिनके सहारे, जिनका इस्तेमाल करके भी उन्होंने यूपी में बीजेपी को सत्ता दिलाई थी, सुनील बंसल, तो लगता है कि कहीं ना कहीं डर का माहौल है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसलिए बार बार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को बताने, समझाने, जताने की कोशिश की जा रही है कि भाजपाई हिंदू पार्टी है। लेकिन पश्चिम बंगाल बौद्धिक रूप से आप झाल मुढ़ी खा के कम से कम उनको इस तरह से आप नहीं कर सकते कि आप उनको कन्विंस करें। और 10 रुपए की झाल मुढ़ी, इतना भी सस्ता जमाना तो है नहीं शिव। अब देखना है कि झाल मुड़ी 10 रुपया में मानेगा कि मछली के 1 किलो में मानेगा। हालांकि गोरखपुर के जो सांसद हैं योगी जी के खासम खास, उन्होंने कह दिया हम यूपी से मछली भिजवा देंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये कौन से सनातनी लोग हैं, जब जहां जैसी जरूरत होती है वैसी अपनी भाषाएं कैसे सेट कर लेते हैं। यहाँ आके मांस मदिरा मच्छी के विरोधी कैसे हो जाते हैं और बंगाल में मांस मच्छी के समर्थक कैसे हो जाते हैं, मुझे नहीं मालूम, ये दर्शकों को तय करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव का बेला आ चुकी है? आप समझ रहे हैं चुनावी माहौल में सरकार जा चुकी है, क्योंकि अप्रैल का महीना खत्म होने जा रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चुनाव की बेला शुरू हो जाएगी। यानी कुल मिला के यही 8 महीने बचे हैं और 8 महीने में सरकार को सब कुछ जनता के मध्य ले जाना है। दूसरा, क्या बीजेपी की असलियत अब आपकी समझ में आ गई है कि बीजेपी सनातन के नाम पर केवल वोट का इस्तेमाल करने के लिए सनातन को यूज करती है, बाकी बीजेपी के पास कुछ है सनातन में? ये हमें जरूर बताइए। हमें आपके सवालों की, जो हमने सवाल किए उनके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी, मैं 2 बातें उठाना चाहूंगा, ध्यान से सुने दर्शक। फरवरी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो, लेकिन हमने कुछ दिन पहले शिव जी चर्चा करी थी मिशन 272 राज्यसभा में देखिए बढ़ते चले जा रहे हैं। ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शीतकालीन सत्र के दौरान अगर मिशन 272 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमें देश का भी मध्यावधि चुनाव देखने को मिलेगा। ये शंका कई तरह के लोग उठा रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि मोदी जी अपनी सत्ता एक दिन भी कम नहीं करेंगे। अटल जी का वो साइनिंग इंडिया वाला उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बल्कि मोदी जी तो ऐसा है कि 2014 में जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे, हर कार्यकाल में 2-4 दिन बढ़ा रहे हैं, वो कम नहीं करेंगे। लेकिन देश की राजनीति है, जब आदमी पे कुर्सी जाने का खतरा पैदा होता है तो फिर वो जैसे 2020 के मैच में होता है कि आखिरी के ओवर में बल्ला बस घुमा दो, कहीं भी चला जाए, उस तरह से कहीं घुमाने के मूड में ना आ जाए मोदी जी। क्यों? क्योंकि डर तो सबको लगता है और दिक्कत यह है कि राजनीति में जितनी सुचिताएं उन्होंने खत्म कर दी हैं, ऐसा डर उनको लगता है कि सत्ता से गए तो पता लगे कि जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए कुछ भी हो सकता है। अपने दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।